नमस्ते बच्चों, मैं सपना जैन आपको क्लास 9th हिंदी का पाठ 3 पढ़ाने वाली हूँ, जिसका शीर्षक है उपभोक्तावाद की संस्कृति और इसके लेखक हैं श्यामाचरण दुबे जी। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं लेखक परिचय को। श्यामाचरण दुबे का जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ। यहाँ पे बता रहे हैं जो श्यामाचरण जी दुबे हैं, इनका जन्म कब हुआ तो 1922 में हुआ। कहाँ हुआ तो मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ। उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से मानव विज्ञान में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। ये तो इन्होंने क्या है, नागपुर जो विश्वविद्यालय है वहाँ से मानव विज्ञान में पीएचडी की। वे भारत के अग्रणी समाज वैज्ञानिक रहे हैं, और ये क्या है, भारत के अग्रणी समाज वैज्ञानिक भी रहे हैं। उनका देहांत सन 1996 में हुआ। तो इनकी जो मृत्यु है कब हुई तो 1996 में हुई। मानव और संस्कृति, परंपरा और इतिहास, बोध, संस्कृति तथा शिक्षा, समाज और भविष्य, भारतीय ग्राम, संक्रमण की पीड़ा, विकास का समाजशास्त्र, समय और संस्कृति, हिंदी में उनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। अब यहाँ पर क्या है, इनका रचना परिचय दिया गया है। तो रचना परिचय में उनकी रचनाओं के नाम दिए हुए हैं: मानव और संस्कृति, परंपरा और इतिहास, बोध, संस्कृति तथा शिक्षा, समाज और भविष्य, भारतीय ग्राम, संक्रमण की पीड़ा, जो कि आजकल हम भी महसूस कर रहे हैं, उनका संक्रमण लगता हमारा कोरोना वाला है, विकास का समाजशास्त्र, समय और संस्कृति, हिंदी में इनकी जी क्या है, प्रमुख पुस्तकें हैं। प्रोफेसर दुबे ने विभिन्न विश्वविद्यालयों में अध्यापन किया। अध्यापन का मतलब होता है पढ़ाना, तो इन्होंने क्या है, प्रोफेसर के पद पर कार्य किया तथा अनेक संस्थानों में प्रमुख पदों पर रहे, और अनेक संस्थान थे वहाँ पर क्या है, प्रमुख पद पर भी इन्होंने कार्य किया। जीवन, समाज और संस्कृति के ज्वलंत विषयों पर उनके विश्लेषण एवं स्थापनाएं उल्लेखनीय हैं। आगे बता रहे हैं कि जीवन के ऊपर, समाज और संस्कृति के ऊपर इनके जो ज्वलंत विषय थे, उनका जो इन्होंने विश्लेषण किया और स्थापनाएं की, वो उल्लेखनीय हैं। भारत की जनजातियों और ग्रामीण समुदायों पर केंद्रित उनके लेखों ने बहुत बृहत मतलब बड़े समुदाय का ध्यान आकर्षित किया है। तो भारत में क्या है, बहुत सारी जनजातियां हैं, ग्रामीण समुदाय हैं, उन पर क्या है, केंद्रित करके इन्होंने अपने लेख लिए, और इन लेखों का जो समुदाय है, समूह है, वह बहुत बड़ा है, और ये क्या करता है, लोगों को, बड़े समूह के लोगों को अपनी ओर आकर्षित भी करता है। वे जटिल विचारों को तार्किक विश्लेषण के साथ सहज भाषा में प्रस्तुत करते, मतलब कठिन से कठिन विचार भी इन्हें कहने हैं तो सरल भाषा में कह देते हैं। अब हम इसके सार को संक्षिप्त में जानेंगे कि आखिर पाठ में बताया क्या गया है। उपभोक्तावाद की संस्कृति। निबंध बाजार की गिरफ्त में आ रहे समाज की वास्तविकता को प्रस्तुत करता है। यहाँ पर क्या है, बाजार के ऊपर बताया गया है कि बाजार का समाज में वास्तविक रूप क्या होता है। लेखक का मानना है कि हम विज्ञापन की चमक दमक के कारण वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं। यहाँ पर बाजार का वर्णन करते हुए लेखक ने बताया है कि हम क्या करते हैं, जो हमारे टीवी पर विज्ञापन आते हैं तो उनको देख करके हम वो वस्तु खरीदने लगते हैं। हमारी निगाह गुणवत्ता पर नहीं है, और हम क्या है, आजकल विज्ञापन के कारण गुणवत्ता पर भी ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। संपन्न और अभिजन वर्ग द्वारा प्रदर्शनपूर्ण जीवन शैली अपनाई जा रही है, जिसे सामान्य जन भी ललचाई निगाहों से देखते हैं। और बता रहे हैं संपन्न और अभिजन मतलब जो उनके पास ज़्यादा पैसा होता है, अमीर होते हैं, ऐसे लोग क्या है, प्रदर्शन करते हैं। आजकल हो भी रहा है कि हर चीज़ मैचिंग की होनी चाहिए, आपकी बिंदी हो, आपकी हेयर क्लिप हो, आपकी चप्पल हो, बिछड़ी हो, तो ऊपर से लेके नीचे तक पूरा क्या है, प्रदर्शन में लगा हुआ है। तो उनकी शैली को देख करके जो सामान्य व्यक्ति होते हैं, जिनके पास ज़्यादा पैसा नहीं होते, मध्यम वर्गीय होते हैं, वो भी उनको देखकर उन चीज़ों के लिए ललचाने लगते हैं।
यह सभ्यता की विकास की चिंताजनक बात है, क्योंकि हमारे जो सभ्यता का विकास होगा वो सभी के साथ मिलजुल कर होगा, परंतु ऐसा होने से लेखक को क्या है, यहाँ पर सभ्यता की विकास की चिंता होती है, जिसे उपभोक्तावाद ने परोसा है। लेखक की यह बात महत्वपूर्ण है कि जैसे जैसे यह दिखावे की संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति और विषमता भी बढ़ेगी, जो कि आज समाज में बढ़ भी गई है, क्योंकि हर चीज़ क्या है अब वैसे ही मिलती है मैचिंग की, और इस कारण से क्या है खरीदने वाले ज़्यादा होते हैं, तो ये चीज़ें महंगी भी हो जाती हैं। अब इसके सारांश को हम विस्तार से समझेंगे। अभी हमने सिर्फ संक्षिप्त रूप में जाना था कि इसका सार क्या है। लेखक ने इस पाठ में बताया है, उनके अनुसार सब कुछ बदल रहा है। लेखक के अनुसार सब कुछ क्या हो रहा है, बदल रहा है। नई जीवन शैली आम व्यक्ति पर हावी होती जा रही है। अब उपभोग भोग ही सुख बन गया है, मतलब उपभोग करना ही क्या है, भोग ही सुख बन गया है। बाजार विलासिता की सामग्रियों से भरा पड़ा है, मतलब आप बाजार में जाओगे तो वहाँ पे क्या है, विलासिता की चीज़ें ज़्यादा मिलेंगी। हमारे यहाँ पर दो होता है, एक आध्यात्मिक सुख होता है, एक भौतिक सुख होता है। तो जो हम संसार के सुख की ओर जाते हैं वो हमारा भौतिक सुख कहलाता है। तो हम क्या है उसी की ओर बढ़ रहे हैं। एक से बढ़कर एक टूथपेस्ट बाजार में उपलब्ध हैं। कोई दांतों को मोतियों जैसा बनाने वाले, कोई मसूड़ों को मजबूत रखता है, तो कोई वनस्पति और खनिज तत्वों द्वारा निर्मित है। उन्हीं के अनुसार रंग और सफाई की क्षमता वाले ब्रश भी बाजार में मौजूद हैं। पहले टूथपेस्ट ने वो भी अनेक प्रकार के, फिर जो ब्रश आए वो भी क्या है, बहुत प्रकार के उपलब्ध हो गए हैं। पल भर में मुंह की दुर्गंध दूर करने वाले माउथ वॉश भी उपस्थित हैं। हम बोलते हैं ना माउथ वॉशनर, तो ये क्या है, ये भी उपलब्ध हो गया कि यदि मान लो थोड़ी सी भी बदबू आती है मुंह में, तो हम उससे उसको सुगंध में बदल सकते हैं। सौंदर्य और प्रसाधन में तो हर माह नए उत्पाद जुड़ जाते हैं, मतलब जो सौंदर्यता को बढ़ाने वाले होते हैं, तो हर महीने में क्या है, नई नई चीज़ें उनमें बढ़ती जाती हैं। अगर एक साबुन को ही देखें तो ऐसे साबुन उपलब्ध हैं जो तरोताज़ा कर दें, शुद्ध गंगा जल से निर्मित, और कोई तो सिने स्टार्स की खूबसूरती का राज भी हैं। संभ्रांत महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पर 30-30 हजार के आराम से मिल जाती हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि हर सौंदर्य प्रसाधन में उपलब्ध होने वाली चीज़ क्या है, महिलाओं की जो ड्रेसिंग टेबल होती है उस पर 30-30 हजार की आराम से मिल जाती है। ये तो लेखक के समय की बात है, अब तो ये चीज़ें और भी ज़्यादा महंगी हो गई हैं। वस्तुओं और परिधानों की दुनिया से शहरों में जगह जगह बुटीक खुल गए हैं। घड़ियां अब सिर्फ समय देखने के लिए बल्कि प्रतिष्ठा को बढ़ाने के रूप में भी पहनी जाती हैं। मतलब यहाँ पे बता रहे हैं कि वस्तुओं और परिधानों का मतलब होता है कपड़ों की दुनिया में शहरों में जगह जगह क्या है, बुटीक खुल गए हैं। और जो घड़ी पहले एक सिर्फ टाइम देखने के लिए पहनी जाती थी कि समय ही तो देखना, परंतु अब वही जो घड़ी है वह हीरे मोती तक की लोग पहनते, सिर्फ किस लिए, उनकी प्रतिष्ठा को बताने के लिए। संगीत आए या ना, पर म्यूजिक सिस्टम बड़ा होना चाहिए। मतलब गाना आए ना आए, परंतु उसके जो म्यूजिक के सिस्टम्स होते हैं वो क्या है, बड़े से बड़े होना चाहिए। आजकल डीजे हो गए, ये हो गए हैं, तो ये ज़्यादा यूज में लिए जाते हैं। कंप्यूटर को दिखावे के लिए खरीदा जा रहा है। प्रतिष्ठा के नाम पर शादी विवाह 5 सितारा होटलों में जाया जाता है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि कंप्यूटर का दिखावा हो गया, मतलब यूज हो ना हो परंतु लोग बाग दिखावे के लिए खरीद कर रखते हैं। और जो प्रतिष्ठित लोग होते हैं तो अपने बेटी बेटियों की जो शादी करते हैं तो वो साधारण होटल में नहीं करते, 5 सितारा होटलों में करते हैं।
शिक्षा के लिए 5 सितारा स्कूल मौजूद हैं। कुछ दिन में कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी बन जाएंगे। और बता रहे हैं कि शिक्षा के लिए तो अब 5 सितारा स्कूल भी उपलब्ध हो गए हैं। कुछ दिन में कॉलेज भी बन जाएंगे, यूनिवर्सिटी भी बन जाएंगे और कहीं कहीं पर बन भी चुके हैं। अमेरिका और यूरोप में मरने के पहले ही अंतिम संस्कार के बाद का विश्राम का प्रबंध कर लिया जाता है। और बता रहे हैं कि जो किसी की मृत्यु होती है तो वह क्या है, बहुत ज़्यादा दुखद समय होता है, परंतु उसको भी लोग भुला करके अंतिम संस्कार के बाद जो विश्राम का प्रबंध है वह पहले ही कर लेते हैं। कब्र पर फूल, फव्वारे, संगीत आदि का इंतजाम कर लिया जाता है। यह भारत में तो नहीं होता पर भविष्य में होने लग जाएगा, कि मतलब मृत्यु पर भी लोग क्या है, आनंद मनाएंगे, जैसे कि दूसरे देशों में मनाया जाता है। हमारी परंपराओं का उन्मूलन हुआ है, आस्थाओं का क्षरण हुआ है। मतलब बता रहे हैं कि हमारी जो परंपरा है उसका उन्मूलन भी हुआ है और आस्था है उसका क्षरण भी हुआ है, क्षीण भी हुई हैं। हमारी मानसिकता में गिरावट आ रही है। हमारी सीमित संसाधनों का घोर अपव्यय हो रहा है। आलू चिप्स और पिज्ज़ा खाकर कोई भला स्वस्थ कैसे रह सकता है। सामाजिक सरोकार में कमी आ रही है। व्यक्तिगत केंद्रता बढ़ रही है और स्वास्थ्य परमार्थ पर हावी हो रहा है। तो आगे बता रहे हैं कि चिप्स, पिज्ज़ा, इनको खाकर हम ज़्यादा मात्रा में स्वस्थ नहीं रह सकते, फिर भी लोग क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं, स्वास्थ्य की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। और सामाजिक सरोकार में भी क्या है, इस कारण से कमी आ रही है। और व्यक्तिगत केंद्रता क्या है, बढ़ रही है और स्वार्थ परमार्थ की जो स्वार्थ है वह क्या है, परमार्थ पर हावी हो रहा है। मतलब हमारा जो जन्म हुआ है वह किस लिए हुआ है, कि हम अपनी आत्मा का कल्याण कर सकें, परंतु हमारा स्वार्थ इतना बढ़ गया है कि हम परमार्थ की ओर तो ध्यान ही नहीं देते हैं। गांधी जी के अनुसार हमें अपने आदर्शों पर टिके हुए स्वास्थ्य बदलावों को अपनाना है। स्वस्थ मतलब अच्छे बदलावों को अपनाना है। उपभोक्ता संस्कृति भविष्य के लिए एक बड़ा खतरा साबित होने वाली है। और जो वो उपभोक्तावाद की संस्कृति है वह हमारे भविष्य के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा खतरा पैदा करने वाली है। अब हम चलेंगे यहाँ पर प्रश्न अभ्यास की ओर। अब यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न है, लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है। तो लेखक के अनुसार जीवन में सुख का अभिप्राय केवल उपभोग सुख नहीं है, अन्य प्रकार के मानसिक, शारीरिक और सूक्ष्म आराम भी सुख कहलाते हैं। परंतु आजकल लोग केवल उपभोग सुख को ही सुख कहने लगे हैं। अगला है, आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है। तो आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को निम्न प्रकार से प्रभावित कर रही है। आज व्यक्ति उपभोग को ही सुख समझने लगा है। इस कारण लोग अधिकाधिक वस्तुओं का उपभोग कर लेना चाहते हैं। लोग बहुविज्ञापित वस्तुओं को खरीद कर दिखावा करने लगे हैं। इस संस्कृति से मानवीय संबंध कमजोर हो रहे हैं। अमीर गरीब के बीच दूरी बढ़ने से समाज में अशांति और आक्रोश भी बढ़ रहा है। अगला प्रश्न है कि लेखक ने उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा है। तो यहाँ पर लेखक ने किस कारण से इस बात को कहा है। तो इसका उत्तर है, गांधी जी सामाजिक मर्यादाओं तथा नैतिकता के पक्षधर थे। वे सादा जीवन, उच्च विचार के कायल थे, अर्थात उसको मानने वाले थे। वे चाहते थे कि समाज में आपसी प्रेम और संबंध बढ़े, लोग संयम और नैतिकता का आचरण करें। उपभोक्तावादी संस्कृति इस सब के विपरीत चलती है। वह भोग को बढ़ावा देती है और नैतिकता तथा मर्यादा को तिलांजलि देती है। मतलब जो हमें नैतिक चीज़ें और मर्यादा होनी चाहिए वो हमारी क्या है, दूर होती जा रही हैं।
गांधी जी चाहते थे कि हम भारतीय अपनी बुनियाद पर कायम रहें, अर्थात अपनी संस्कृति को ना त्यागें, अपनी संस्कृति को बनाए रखें। परंतु आज उपभोक्तावादी संस्कृति के नाम पर हम अपनी सांस्कृतिक पहचान को भी मिटाते जा रहे हैं। जैसे खान पान को ही ले लो, तो हम अपने भारतीय भोजन को ना खाकर हम विदेशी भोजन को खाते हैं, पाश्चात्य कपड़े पहनते हैं, पाश्चात्य बोली बोलते हैं। तो हर प्रकार से हम क्या है, पाश्चात्य के ऊपर निर्भर हो गए हैं अपनी संस्कृति को भूलकर। इसलिए उन्होंने उपभोक्तावादी संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती कहा है। अगला प्रश्न है कि आशय स्पष्ट कीजिए। आशय का मतलब अर्थ। जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। तो ये बात सही है कि जाने अनजाने में हमारा जो चरित्र है वह क्या हो रहा है, बदल रहा है। उपभोक्तावादी संस्कृति अधिकाधिक उपभोग को बढ़ावा देती है। लोग उपभोग को ही सुख मानकर भौतिक साधनों का उपयोग करने लगते हैं। इससे वे वस्तु की गुणवत्ता पर भी ध्यान नहीं देते हैं और बिना उत्पाद के गुलाम बन कर रह जाते हैं, जिसका असर उनके चरित्र पर भी पड़ता है। अगला प्रश्न है, प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वे हास्यास्पद ही क्यों ना हों। तो जो लोग समाज में प्रतिष्ठा दिखाने के लिए तरह तरह के तौर तरीके अपनाते हैं, उनमें कुछ अनुकरणीय होते हैं तो कुछ उपहास का कारण बन जाते हैं। उपहास का कारण ऐसे बन जाते हैं क्योंकि हर जगह का क्या है, वातावरण अलग होता है, वहाँ पर लोगों का रहन सहन अलग होता है। तो उनके रहन सहन से हटकर यदि हम कोई कार्य करते हैं, कोई कपड़े पहनते हैं, तो वो ही लोग क्या करते हैं, हंसी उड़ाने लगते हैं। तो इस प्रकार से उपहास का कारण बन जाते हैं। पश्चिमी देशों में लोग अपने अंतिम संस्कार, अंतिम विश्राम हेतु अधिक से अधिक मूल्य देकर सुंदर जगह सुनिश्चित करने लगे हैं। उनका ऐसा करना नितांत हास्यास्पद है, क्योंकि एक तो दुख की बात है कि उनका परिजन मृत्यु को प्राप्त हो गया और उसके बाद वो सुख सुविधा में लगे। तो ये हंसी की बात है कि नहीं है, कि मतलब उनकी शांति के लिए मंत्र जाप करना चाहिए, परंतु उसकी जगह वो क्या करते हैं, शराब पीते हैं, अच्छा अच्छा खाना खाते हैं। तो ये हंसी की है कार्य है। अगला है कि रचना और अभिव्यक्ति से प्रश्न है कि कोई वस्तु हमारे लिए उपयोगी हो या ना हो, लेकिन टीवी पर विज्ञापन देखकर हम उसे खरीदने के लिए अवश्य लालायित होते हैं, क्यों। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि टीवी पर आने वाले विज्ञापन बहुत प्रभावशाली होते हैं। वे हमारी आँखों और कानों को विभिन्न दृश्यों और ध्वनियों के सहारे प्रभावित करते हैं। तो हम देखते हैं जब टीवी पे हमें कोई चित्र दिख जाता है या कोई चीज़ दिख जाती है, तो हमारा मन करने लगता है यार जल्दी से हम ये चीज़ खरीदना। और छोटे बच्चे ऐसा करते भी कि पापा नहीं, हमें तो यही चीज़ चाहिए। तो ऐसे होने से क्या होता है कि वो चीज़ विज्ञापन के कारण उनकी चीज़ जल्दी से बिक जाती है, भले वो हमारे लिए लाभप्रद हो या ना हो। वे हमारे मन में वस्तुओं के प्रति भ्रामक आकर्षण जगा देते हैं। बच्चे तो उनके बिना रह ही नहीं पाते, खाए जाओ खाए जाओ, क्या करें कंट्रोल ही नहीं होता। जैसे आकर्षण हमारी लार टपका देते हैं, इसलिए अनुपयोगी वस्तुएं भी हमें लालयित कर देती हैं, मतलब अपनी ओर खींच लेती हैं। आपके अनुसार वस्तुओं को खरीदने का आधार वस्तु की गुणवत्ता होनी चाहिए या उसका विज्ञापन, तर्क देकर स्पष्ट कीजिए। तो हमारे अनुसार तो वस्तुओं को खरीदने का आधार उसकी गुणवत्ता होनी चाहिए, ना कि उसका विज्ञापन, क्योंकि वो तो अपनी चीज़ बेचने के लिए हमें क्या है, लुभाते हैं, ताकि हम उनकी चीज़ को जल्दी से जल्दी खरीद सकें और उनको लाभ मिल सके। परंतु हमें वो चीज़ चाहिए है या नहीं चाहिए, हमारे लिए वो उपयोगी है कि नहीं है, हम यह सोचकर खरीदना चाहिए। इस संबंध में कबीर की उक्ति पूर्णतः सटीक बैठती है कि मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। मतलब यहाँ पर कबीर ने इतनी स्पष्ट बात की है कि हमें यदि तलवार की ज़रूरत है तो हमें तलवार ही खरीदनी चाहिए, हमें म्यान पर ध्यान नहीं देना चाहिए। विज्ञापन हमें वस्तुओं की विविधता, मूल्य, उपलब्धता आदि का ज्ञान तो कराते हैं, परंतु उनकी गुणवत्ता का ज्ञान हमें अपनी बुद्धि विवेक से करके ही आवश्यकता अनुसार वस्तुएं खरीदनी चाहिए। मतलब विज्ञापन तो हर चीज़ दे रहा है, परंतु ये थोड़ी कह रहा कि हर चीज़ तुम खरीदो। तुम्हें जो चीज़ सही लग रही है, तुम्हारे अनुसार ज्ञान है, तुम्हारे लिए उपयोगी है, तो वो वस्तु खरीद लीजिए।
उनका काम तो सिर्फ आपको लुभाना है, खरीदना ना खरीदना ये आपके ऊपर है। अगला प्रश्न है, पाठ के आधार पर आज के उपभोक्तावादी युग में पनप रही दिखावे की संस्कृति पर विचार व्यक्त कीजिए। तो हमें दिखावे की संस्कृति के ऊपर बताना है कि कितना दिखावा हो गया है और दिखावे का क्या असर हुआ है। आज दिखावे की संस्कृति पनप रही है, यह बात बिल्कुल सही है, सत्य है। इसलिए लोग उन्हीं चीज़ों को अपना रहे हैं जो दुनिया की नज़रों में अच्छी हैं। सारे सौंदर्य प्रसाधन मनुष्यों को सुंदर दिखाने के ही प्रयास करते हैं। पहले यह दिखावा औरतों में होता था, परंतु आजकल यह पुरुषों में भी हो गया है। नए नए परिधान और फैशनेबल वस्त्र दिखावे की संस्कृति को ही बढ़ावा दे रहे हैं। आजकल सबसे ज़्यादा दिखावा होता है शादी पार्टियों में, उसके लिए लोग क्या है, लाखों की खरीदियां करते हैं। पहले तो क्या है, सिर्फ औरतें ही सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुएं खरीदती थी, परंतु आजकल आदमी भी सब चीज़ों पर खर्च करने लगे हैं। आज लोग समय देखने के लिए घड़ी नहीं खरीदते, बल्कि अपनी हैसियत दिखाने के लिए हजारों क्या लाखों रुपए की घड़ी पहनते हैं। आज हर चीज़ 5 सितारा संस्कृति की हो गई है। खाने के लिए 5 सितारा होटल, इलाज के लिए 5 सितारा अस्पताल, पढ़ाई के लिए 5 सितारा सुविधाओं वाले विद्यालय, सब जगह दिखावे का ही साम्राज्य है। यहाँ तक कि लोग मरने के बाद अपनी कब्र के लिए लाखों रुपए खर्च करने लगे हैं, ताकि वे दुनिया में अपनी हैसियत के लिए पहचाने जा सकें। तो हर चीज़ क्या है, दिखावे के लिए ही हो गया है। यह दिखावा संस्कृति मनुष्य को मनुष्य से दूर कर रही है, क्योंकि पहले क्या है, दिखावा नहीं होता था तो लोगों में आत्मीयता प्रेम ज़्यादा था, परंतु अब दिखावे के कारण क्या है, ये सब चीज़ों के जुटाने में उनका जो प्रेम है वह बट गया है। लोगों के सामाजिक संबंध घटने लगे हैं, मन में अशांति जन्म ले रही है। कई बार क्या है, हमें अच्छी पार्टी में जाना होता है ऊंचे लोगों की, और हमारे पास अच्छे कपड़े नहीं होते हैं, तो हम क्या है सब कुछ चाहते हैं कि मतलब अब इनकी पार्टी में जाएं कि नहीं जाएं, यदि जाएंगे तो कैसा लगेगा। तो हम इस कारण से क्या है, खुद ही वहाँ से हट जाते हैं। और कई बार उनके सुंदर सुंदर कपड़े देख करके और हमारे थोड़े कम देख करके हमारे मन में क्या है, शांति उत्पन्न हो जाती कि देखो ये तो कितने सब तैयार हैं अच्छे अच्छे से, और हम ऐसे ही हैं। आक्रोश बढ़ रहा है, तनाव बढ़ रहा है, हम लक्ष्य से भटक रहे हैं। यह अशुभ है, इसे रोका जाना चाहिए। और लेखक कहता है कि यदि ऐसा होता है कि हम जाते हैं वहाँ पर आनंद करने के लिए, खुशी मनाने के लिए, यदि हम वहाँ से दुखी होकर आते हैं, वहाँ पर दुखी रहते हैं, तो ये सब नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है, आज की उपभोक्ता संस्कृति हमारे रीति रिवाजों और त्योहारों को किस प्रकार प्रभावित कर रही है? अपने अनुभव के आधार पर एक अनुच्छेद लिखिए। तो आज की उपभोक्ता संस्कृति के प्रभाव से हमारे रीति रिवाज और त्योहार अछूते नहीं रहे हैं, मतलब त्योहारों पर भी इसका क्या है, गहरा प्रभाव पड़ रहा है। हमारे रीति रिवाज और त्योहार सामाजिक समरसता बढ़ाने वाले, वर्ग भेद मिटाने वाले, सभी को उल्लासित एवं आनंद करने वाले हुआ करते थे, मतलब आनंदित करने वाले हुआ करते थे। परंतु उपभोक्तावादी संस्कृति के प्रभाव से इनमें बदलाव आ गया है। इससे त्योहार अपने मूल उद्देश्य से भटक गए हैं, क्योंकि हमारे त्योहारों का मूल उद्देश्य क्या था कि आपस में क्या है, मिलें और आत्मीयता बढ़े, प्रेम बढ़े। परंतु जो उपभोक्तावादी संस्कृति आ गई तो उसमें क्या है, प्रेम की जगह यहाँ पर क्या है, अशांति बढ़ गई है, द्वेष बढ़ गया है। इससे त्योहार अपने मूल उद्देश्य से क्या हो गए, भटक गए हैं। आज रक्षाबंधन के पावन अवसर पर बहन भाई द्वारा दिए गए उपहार का मूल आंकलित करती है। पहले ये भावना नहीं होती थी, सिर्फ बहन को ये रहता था कि मैं अपने भाई की कलाई पर राखी बांधूं, और भाई जो भी उसको खुशी से देता था बहन स्वीकार कर लेती थी। परंतु आजकल क्या हो गया है, रक्षाबंधन जैसा त्यौहार भी क्या है, दिखावे के कारण वो उपहार को ज़्यादा महत्व देती है, भाई की कलाई को नहीं। वो सोचती है कि मेरा भाई मुझे क्या है, महंगे से महंगा गिफ्ट दे। दीपावली के त्योहार पर मिट्टी के दिए प्रकाश फैलाने के अलावा समानता दर्शाते थे, परंतु बिजली की लड़ियों और मिट्टी के दियों ने अमीर गरीब का अंतर स्पष्ट कर दिया है। यही हाल अन्य त्योहारों का भी है। दूसरा उदाहरण यहाँ पर लेखक ने लिया है
दीपावली से। दीपावली पे पहले के लोग क्या है, मिट्टी के दिए जलाते थे, उससे ही प्रकाश करते थे। परंतु अब क्या है, लोग बाग जो बिजली से बनने वाली लड़ियाँ हैं उनको लटकाते हैं, कैंडल जलाते हैं, और बहुत बड़ी बड़ी जो लाइटिंग वगैरह होती वो करते हैं। तो इससे क्या है कि त्योहारों में भी अंतर आ गया। मतलब समझ में आ जाता है कि जिनके यहाँ ज़्यादा लाइटिंग की जा रही, बिजली वगैरह के लगाए जाते हैं, मतलब वो अमीर लोग हैं, और जिनके यहाँ सिर्फ दीपक जल रहे हैं 5, तो वो गरीब लोग। तो इससे भी क्या है, उनके त्योहारों में भिन्नता आ गई। दीपावली जैसे त्योहार में भी ऐसे ही दूसरे त्योहार देखेंगे तो उनमें भी ये हाल आपको देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है कि धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। इस वाक्य में बदल रहा है क्रिया है। क्रिया, यह क्रिया कैसे हो रही है? धीरे धीरे। अतः यहाँ धीरे धीरे क्रिया विशेषण है, मतलब जो क्रिया की विशेषता को बतलाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। जहाँ वाक्य में हमें पता चलता है कि क्रिया कैसे, कितनी और कहाँ हो रही है, वहाँ वह शब्द क्रिया विशेषण कहलाता है। तो हम कैसे पहचान सकते हैं कि ये क्रिया विशेषण है? तो वहाँ पर क्रिया क्या कैसे हो रही है, कितनी हो रही है और कहाँ हो रही है, इस प्रश्न से हम पहचान सकते हैं, या प्रश्न शब्दों से हम पहचान सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, क्रिया विशेषण है। नंबर 1, ऊपर दिए गए उदाहरण को ध्यान में रखते हुए क्रिया विशेषण से युक्त लगभग 5 वाक्य पाठ में छांटकर लिखिए। तो इसका उत्तर है, हमने लिया धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। तो धीरे धीरे क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। और सब कुछ क्या है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। आपको लुभाने की जी तोड़ कोशिश में निरंतर लगी रहती है। तो निरंतर क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। रीतिवाचक मतलब जो तरीके को बताए, ढंग को बताए, उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। सामंती संस्कृति के तत्व भारत में पहले भी रहे हैं। तो पहले कालवाचक क्रिया विशेषण है, क्योंकि पहले क्या है, समय का बोध करा रहे हैं, इस कारण से समय का बोध कराने के कारण, काल का बोध कराने के कारण ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। और ये क्या, क्रिया के ठीक पहले भी आए हैं। अमेरिका में आज जो हो रहा है कल वह भारत में भी आ सकता है। तो आज कल ये भी क्या है, समय को बताने के कारण कालवाचक क्रिया विशेषण है। हमारे सामाजिक सरोकारों में कमी आ रही है। तो यहाँ पर परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, क्योंकि ये क्या है, परिमाण को बता रहे हैं। कमी क्या है? एक परिमाण है। तो यहाँ पर इस कारण से परिमाणवाचक विशेषण हो गया। अगला है धीरे धीरे, जोर से, लगातार, हमेशा, आजकल, कम, ज़्यादा, यहाँ, उधर, बाहर। इन क्रिया विशेषण शब्दों को प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए। तो हमने लिया धीरे धीरे। तो भ्रष्टाचार की बीमारी धीरे धीरे पूरे भारत में फैली हुई है। जोर से, अचानक यहाँ जोर से विस्फोट हुआ। हमेशा, चोरी और बेईमानी हमेशा नहीं चलती, मतलब चोरी और जो बेईमानी होती है वह हमेशा नहीं चलती है। आजकल, आजकल विज्ञापनों का प्रचलन हो पड़ा है। कम, भारत में अनपढ़ों की संख्या कम होती जा रही है। ज़्यादा, उत्तर प्रदेश में अपराधों की संख्या पंजाब से ज़्यादा है। यहाँ, कल तुम यहाँ आकर पढ़ना। उधर, मैंने जानबूझकर उधर नहीं देखा। बाहर, तुम चुपचाप बाहर चले जाओ। अगला है, नीचे दिए गए वाक्यों में से क्रिया विशेषण और विशेषण शब्द छांटकर अलग कीजिए। तो जो क्रिया की विशेषता को बतलाते हैं उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं, और जो क्रिया, जो क्या है, विशेष संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बतलाते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर शब्द दिए हुए हैं। वाक्य है, कल रात से निरंतर बारिश हो रही है। तो यहाँ पर निरंतर क्या हो गया? रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो गया। अगला है, पेड़ पर लगे पके आम देखकर बच्चों के मुंह में पानी
आ गया। तो यहाँ पर जो पके शब्द है वह क्या है, विशेषण है। क्योंकि यहाँ पे दिया है बच्चों के मुंह में पानी आ गया। किसको देखकर, पेड़ पर लगे पके आम को देखकर, इसलिए यहाँ पर हो गया विशेषण। अगला है, रसोई घर से आती पुलाव की हल्की खुशबू से मुझे जोरों की भूख लग आई। हल्की क्या है, विशेषण है, और कल रात कालवाचक क्रिया विशेषण है, और जोरों की यहाँ पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। उतना ही खाओ जितनी भूख है, तो उतना जितनी ये परिमाण को बता रहे हैं, इस कारण से परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, और मुँह में स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। अगला है, विलासिता की वस्तुओं में आजकल बाजार भरा पड़ा है से। तो यहाँ पर आजकल क्या है, काल को बता रहे हैं, इस कारण से कालवाचक क्रिया विशेषण है, और बाजार क्या है, स्थान को बता रहे हैं, इस कारण से स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। तो बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तथा इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो नीचे कमेंट्स में पूछ लीजिए। धन्यवाद।